So we're gonna start with the machine called Chiropractics Level 2, and in this machine we're gonna introduce you SQL authentication bypass. और जो मैं इसमें use करने वाला हूँ, that will be my verb suite over here. So you need to configure your verb suite in the very first stage, and over here we're gonna try to bypass each and everything over here. And I'm gonna use a cheat sheet. Let's use SQL authentication bypass cheat sheet, which will be over here. The first one. So we have some 101 query of SQL bypass, which is your blind SQL. And this is blind Boolean type. So we're gonna copy entire words or entire dictionary over here, and I'm gonna make a text file over here. So we're gonna make a text file. We're gonna make in the desktop. So I'm gonna use a touch command SQL, and on SQL I'm gonna paste all the words. So these are 101 query, which is your true statement. So I'm gonna add one more query. That will be my last, which is single quote or function 1 is equal to 1 minus space single quote or function 1 is equal to 1 hash, or you can try different things. So I'm gonna copy this one, and over here we have all the 101 queries जो कि हम यहाँ पे use करेंगे हमारे authentication bypass के लिए. क्यों? Because over here अगर आप यहाँ पे देखो, we have a login form with a username and password parameter. So सबसे पहले जब आप pen testing करते हो तो let's try the nmap first of all. And the IP address. Okay, so IP address was 111. So let's see, the scan has been almost done. सर थ्रेड एग्जीक्यूशन नहीं थी. हाँ जी, थ्रेड एग्जीक्यूशन -T4 -T4 दिया नहीं मैंने, इसलिए तो ज़्यादा टाइम लग रहा है. अदरवाइज हमें बस देखना है कि कौन कौन से पोर्ट्स भी चल रहे हैं और उसमें कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं, तो उसके थ्रू हम एग्जीक्यूशन पार्ट करेंगे. Okay, 1 second is left. I guess the scan ज़्यादा टाइम लेने वाला है. तो मैंने यहाँ पे ओके इट्स डन. सो मैं अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोर्ट 22 दे रखा है जो कि हमारा SSH है, that are using RSA encryption standard. Port 80 is open, which is Apache server, and one more thing, the CentOS, which is your fingerprinting part. यानी कि आइडेंटिफाई करना है कि इसका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है. 4443 ओपन है यहाँ पे SSL. और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूँ, यहाँ पे लिखा है 3306 जो कि ओपन MySQL है, और यहाँ पे अनऑथराइज्ड लिखा हुआ है. सो अगर यहाँ पे बैकएंड में MySQL चल रहा है, तो अगर मुझे यहाँ पे देखो मेरे पास लॉगिन फॉर्म भी है,
तो अटैकर्स क्या करते हैं, इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑथेंटिकेशन बाईपास वन एंड वन क्वेरी। अगर आप यहाँ पे देखो वेपलाइजर में, यहाँ पे वेपलाइजर में आपको दिखेगा कि अपाचे वर्जन कौन सा है, पीएचपी वर्जन कौन सा है यहाँ पे, और सैंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल आई एम गोना यूज वर्कशीट ओवर हियर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेटा की क्वेरी को इंटरसेप्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू द ब्रूट फोर्स अटैक। So I can see the uname and the password, which is a parameter value. और यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये पूरी एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लाइंट डेटा को ट्रांसफर करता है नॉर्मली, अ पोस्ट रिक्वेस्ट एंड अ गेट रिक्वेस्ट। सो मैं क्या करने वाला, मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक करूँगा, तो मेरी जो क्वेरी की रिक्वेस्ट होगी वो इंट्रूडर के पास जाएगी। तो मैं यहाँ पे सेंड टू इंट्रूडर करूँगा और उस पैकेट को ड्रॉप कर दूंगा, जो कि वो जाए ही ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंट्रूडर में मेरे पास अटैक टारगेट में मेरा आईपी एड्रेस दे रखी है, और मैं पोजीशन में देखूँ तो यहाँ पे 7 पेलोड्स है, यानी कि 7 डिफरेंट पैरामीटर की वैल्यूज दे रखी है। सो हमने और यहाँ पे सारे के सारे टैग्स लगे पड़े, बट हमें क्या करना है, हमें स्पेसिफिक पैरामीटर पे अटैक करना है, जैसे कि यूनेम पैरामीटर पे और पासवर्ड पैरामीटर। बट मैं यहाँ पे दोनों पैरामीटर पे अटैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नॉर्मल सी, तो मैं यहाँ पे स्नाइपर भी यूज कर सकता हूँ सिंगल पैरामीटर अटैक में, बट मेरे को 2 अलग पैरामीटर है, बट और क्या करना पड़ेगा, 2 अलग अलग पैरामीटर पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँगा, क्लस्टर बॉम्ब यूज करूँगा, क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू के साथ सेकंड पैरामीटर की वैल्यू हमें इंटरेक्ट करनी है। सो अगर मैं पेलोड पे जाऊंगा, पेलोड पे यहाँ पे देखेंगे आप पेलोड 1 और पेलोड 2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट की थी, ये डिक्शनरी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ पेलोड 1 में। तो मैं यहाँ पे पेलोड टाइप मेरा सिंपलेस्ट रखूंगा, क्योंकि मेरे को डिक्शनरी यूज करनी है, और लोड पेलोड, एक्सप्लॉइट और एसक्यूएल इंजेक्शन पार्ट, सारे के सारे पेलोड यहाँ पे आ गए। लेट्स ट्राई पेलोड, लोड पेलोड, एसक्यूएल पार्ट। ऑप्शंस में आके अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सीक्वेंस हेडर्स को देखना है सिंपल मेरे फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए। तो मैं गेट अटैक, गेट रिजल्ट, ग्रेप मेथड, और आपका एक्सट्रैक्ट ग्रेप मेथड जो डेटा को फेच करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टार्ट अटैक, बिकॉज फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए मेरा ये बिल्कुल सेट है। तो अगर आप यहाँ पे देखो 255 वर्ड्स है उसके अंदर, क्योंकि टोटल अगर आप यहाँ पे वर्ड देखते हैं, एक वर्ड में 50 थे, 15 to 50, 2500। so, अगर आप यहाँ पे देखो सारे के सारे पेलोड मेरे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और सब में ओके रिपोर्ट 200। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ फर्स्ट पैरामीटर 1 and 1 की क्वेरी, यहाँ पे 200 दिखा रहा है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सिंपल इसमें कैसे आपको लॉग इन करना, बिकॉज यहाँ पे आपको रिमोट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर दे रखा है, जो कि अभी अभी भी वही फ्रंट पेज ही है। या आप इसको देखो, रिमोट सिस्टम लॉगिन पेज, सेम पेज ही है, यानी कि बाईपास नहीं होगी। अगर आप इसके शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर करो, यू कैन चेक ओवर हियर। बट यहाँ पे अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हो, सो यहाँ पे डिफरेंट आपके लॉजिक्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि सब में एक ही रिक्वेस्ट आ रही है, 806, 200 रिक्वेस्ट, 700 रिक्वेस्ट। और अगर आप इस वाले को देखो 2499 को,
तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेलकम टू बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर वेब कंसोल। ये भी चल गया फिर 779 सबसे पहला। चेक दिस वन, दिस आल्सो वन। आपको मैक्सिमम लेंथ जिसमें दिखेगी, ये देखो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है एडमिन हैश, और कमेंट आउट करके उसमें दे रखे 1 is equal to 1। और अगर आपका रिस्पॉन्स देखो आप इसका, तो यहाँ पे लिखा है वेब कंसोल, वेलकम टू द बेसिक वेब कंसोल। लेट्स ट्राई शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र। वेलकम टू द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर वेब कंसोल। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स ने यूज किया था यूजर नेम एंड पासवर्ड में, यूजर नेम इसमें एडमिन सिंगल कोट हैश यूज किया था, अब पासवर्ड में इसने क्या यूज किया था, और फंक्शन 1021, जो कि ट्रू स्टेटमेंट थी। और अगर आप यहाँ पे बॉटम साइड में देखो, रिक्वेस्ट हेडर में जो ये रिक्वेस्ट है आपकी क्लाइंट साइड से, बट रिक्वेस्ट जो हेडर, रिस्पॉन्स जो हेडर दे रखा है वो आपकी रिस्पॉन्स कोड है आपकी सर्वर साइड से, यानी कि डिफरेंट टाइप। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हम देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेब एप्लीकेशन के रिक्वेस्ट और हेडर्स को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो सब में 200 दे रहा है, 200 का मतलब क्या है, ओके रिपोर्ट, बट आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टेटस कोड से या मैक्सिमम लेंथ से। या एक एक रिक्वेस्ट को आप उस पर रिस्पॉन्स को देखो। यहाँ पे रिमोट सिस्टम लॉगिन फिर से आ रहा है, यहाँ पे वेब वेलकम नहीं आ रहा, बट अगर आप यहाँ पे ये करो, इसके रिस्पॉन्स कोड को देखो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेलकम टू द बेसिक वेब कंसोल। और आप अगर रेंडर करो, रेंडर आई थिंक रेंडर अनेबल दिस रिस्पॉन्स हेक्साडेसिमल वैल्यूज, आप उसके हेक्सा वैल्यूज देख सकते हो कि इसमें क्या डेटा से लिखी है, क्योंकि इसमें आपकी लेटेस्ट डेटा होंगे और ये कोई डेटा दे लिखी है, कौन कौन से हेडर यूज हो रहे हैं। ये जो डेटा है ये आपकी सर्वर साइड से, सर्वर साइड यूजिंग अपाचे सेंटोस एंड php वर्जन 4.3.9। basically it's revealing some information from the server side। तो मैंने ये जो अटैक आपको करके दिखाया है, ये अटैक सिंपली क्या है कि आप अपने अगर OWASP टॉप 10 के अकॉर्डिंग जाओ, I will use Grey Campus, the first one। ओके, सो सबसे पहले जो अटैक हमने यहाँ पे करा था अभी, ये आपका इंजेक्शन अटैक था। Injection attack occurs when the user is able to input untrusted data and triggering the application system to execute initial commands. Injection can be your SQL queries, your PHP queries, your LDAP queries and OS commands। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के अटैक्स होते हैं, जैसे कि बेसिकली व्हाट टू इंजेक्ट, क्या क्या इंजेक्ट कर सकते हैं, क्वेरीज हो गई, OS कमांड्स हो गई, कोड्स हो गए, आपके URLs हो गए। Where to inject? A user input is required to modify data. It can be a text box, username, password field, and a field and command field. Why to inject? To check if the application is vulnerable or not। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये सर्वर एप्लीकेशन SQL इंजेक्शन, SQL बाईपास से vulnerable है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और vulnerability का इंट्रोडक्शन करूँ, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वेलकम टू अ बेसिक वेब कंसोल। A web console where we can execute any system commands। एक कंसोल की अगर मैं बात करूँ, कंसोल जहाँ पे हम अपनी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि ये भी आपकी कंसोल ही है। This is also a console where you can execute any command। For example, if I am doing ping command, number packet 3 on the localhost IP address, so I can see the number packet R3 can be transferred over there easily। तो
सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एक्चुअली क्या वर्किंग है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दे रखा है पिंग अ मशीन ऑन द नेटवर्क। सोर्स कोड तो हमें मिलेगा है नहीं इसका। सोर्स कोड अगर आप जाके देखोगे तो सिंपली ये आपकी HTML फॉर्म्स। वेलकम टू द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव वेब कंसोल। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ पिंग अ मशीन ऑन द नेटवर्क, यानी कि एक सिंपल IP एड्रेस की बात कर रही है। अगर चलो मैं अपना कॉसेक दे देता हूँ, कॉसेक यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है बस। मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल स्क्रिप्ट दे काम करते हैं, एक स्क्रिप्ट देते हैं छोटा सा, एक अलर्ट स्क्रिप्ट दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे हैकर नाम दिया, या सिंपली मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर कोई लॉगिन कर रहा है तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी देखते हैं। यहाँ पे कुकी सेशंस आ रही है। WP setting, library, content, browser, web settings. You see, wherever you have an input, document dot domain. तो ये जो अटैक मैं अभी कर रहा हूँ ये क्या है, आपके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स। कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक आप जहाँ पे भी आपके वर्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यू कैन सी वी कैन मैंने कुकी आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पे इजीली होगी। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि एक पिंग अ मशीन अंदर। सो यहाँ पे एक IP एड्रेस की बात करें तो मैं यहाँ पे एक अपना लोकलाइज्ड IP एड्रेस दूंगा और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे वो सिंपली पिंग कर रहा है सर्वर पे। 64 बाइट्स ऑफ पैकेट आपके क्रिएट हो रहे हैं 127.0.0.1 से, और जो सीक्वेंस नंबर आपके हैं यहाँ पे देखो टीटीएल वैल्यू 64 से, ISMP सीक्वेंस 0, 1 एंड 2। बट अगर मैं बात करूँ ओवास्ट टॉप 10 की, यहाँ पे एक और अटैक दे रखा था इंजेक्शन में, आपका था OS कमांड इंजेक्शन। OS कमांड इंजेक्शन भी आपका इंजेक्शन होता है, यानी कि आपकी एक तरह का अटैक होता है जहाँ हम इंसर्ट करते हैं हमारे मैलिशियस स्क्रिप्ट्स को। अगर आप यहाँ पे देखो OS कमांड इंजेक्शन, command injection is an attack in which the goal is to execute arbitrary commands on the operating system by vulnerable applications. Command injection takes are possible when an application passes unsafe user-supplied data, form like cookies, HTTP headers, and etc. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मैं बात करूँ what is the OS command injection from the port swagger. In SQL injection or in your SQL server, you can simply execute any kinds of command that you want over there. For example, what is OS command injection? OS command injection, also known as shell injection, in web security vulnerability that allows an attacker to execute arbitrary operating system command, which is a OS command. Just like this ping. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे कि अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे देखते हैं, मुझे दो क्वेरी एक सिंपल सिंटेक्स में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज करूँगा और मैं यहाँ पे कर दूंगा who am I। तो सेमीकोलन क्या करता है, आपकी दो क्वेरी को मर्ज करने के लिए काम आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैंने पिंग करने के बाद यहाँ पे who am I कर दिया, तो मुझे क्या दिखा है, रूट दिख रहा है। चलो एक बार कमांड यूज कर देते हैं, ifconfig। सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि सिंपल यहाँ पे पिंग भी हो रही है मेरी IP एड्रेस, मुझे दिख भी रहा है कि लास्ट यूजर कौन है, और यहाँ पे पिंग भी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो सेमीकोलन डाल के मैं अगर मैं यहाँ पे who am I लिख दूँ, यहाँ पे who am I मेरे पास ही दिख रहा है, पहले नहीं था, अब है। लेट्स ट्राई कि बैकएंड में कितने एप्लीकेशन चल रहे हैं। नेटस्टैट, ANTUP, यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क एग्जीक्यूशन हो रहा है, जिसमें मैं लोकल सर्वर की सारी चीजें देख सकता हूँ।
कि बैकएंड में पोर्ट 80 अभी लिसनिंग मोड है, पोर्ट 22 चल रहा है, इसके 443 भी ओपन है। देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। अनमैप है क्या? हाँ, वहाँ पे अनमैप है। चलो एक अनमैप में कमांड करवा के देखते हैं। -o -s-v, जो कि मैं अपनी आईपी एड्रेस दूंगा, यानी कि मैं किसी उस सर्वर से मैं उस सर्वर को अपनी कमांड के थ्रू किसी और के सर्वर को स्कैन करवा, जैसे कि मैं अपनी सर्वर को स्कैन कराऊंगा। देखते हैं कि वो करता है कि नहीं। पहली बार सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये अनमैप कर भी रहा है तो इट कैन टेक सम टाइम। और ये देखो, इसने कर भी दिया। पोर्ट 111 ओपन है, यानी कि मैं कोई भी कमांड उस सर्वर से एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। ओएस कमांड इंजेक्शन के थ्रू अटैकर क्या करता है कि उसके सर्वर में कोई शेल लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि रिवर्स शेल, कैसे हम उसको कॉम्प्रोमाइज करें। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये प्रॉपर ओएस कमांड यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक वेबसाइट की, जो है आपका पेनटेस्ट मंकी। पेनटेस्ट मंकी जो आपका यूज होता है वो आपके बेसिक रिवर्स शेल के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे दे रखे हैं, जैसे कि आपकी बैश कमांड दे रखी है, पर्ल कमांड दे रखी है आपको आपको यहाँ पे पाइथन कमांड भी दे रखी है, PHP कमांड भी दे रखी है, रूबी कमांड दे रखी है, नेटकैट दे रखा है। सो दीज ऑल आर रिवर्स शेल। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी कमांड यूज करनी, बैश कमांड तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये भी आपका बैश टर्मिनल ही था। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं पर्ल कमांड। ये आपका प्रॉपर पर्ल एक आपका रिवर्स शेल है, यानी कि अगर ये रिवर्स शेल मैं सर्वर साइड में एग्जीक्यूट करूँ विक्टिम साइड में, तो वो मुझे एक रेप्लिकेट यानी कि एक प्रॉपर कनेक्शन बैक करेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे विच कमांड यूज करूंगा। विच कमांड यूज होता है आपकी कोई भी एप्लीकेशन को चेक करने के लिए कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा पर्ल, विच पर्ल। Yes, on the server side we have Perl over here. Perl command is present. So in this scenario, you can try to look OS command injection reverse shell. You can try various websites over here to understand the reverse shell attack. What does a reverse shell do? A reverse shell is a type of shell in which the target machine communicates back to the attacking machine. And ये हमारा टारगेट मशीन जो कम्युनिकेट करेगा वापस हमारे सर्वर पे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक रिवर्स शेल एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, एक मालवेयर। The attacking machine has a listener port on which it receives the connection by using code, command execution and actuate. So यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपली we gonna do some modifications over here. क्योंकि अगर ये मेरी शेल है तो मुझे इसमें मेरी IP एड्रेस चेंज करनी है और मेरा लिसनर पोर्ट यानी कि रिसीविंग, जो हम मेटास्प्लॉइट में लिसनर एक्टिवेट करते थे MSF वेनम के थ्रू। तो यहाँ पे मैं रिवर्स शेल में मुझे अपनी आईपी एड्रेस देनी है, यानी कि मुझे अपनी रिटर्न एड्रेस देना है। और जो पोर्ट नंबर मैं यहाँ पे दूंगा वो पोर्ट नंबर होगा मेरा कोई भी रैंडम पोर्ट, क्योंकि ये एक लोकल होस्ट कर दिया। तो मैं पोर्ट नंबर दे देता हूँ 44448। आप 4000 के अंदर से बीच में 9000 के अंदर बीच में कोई भी पोर्ट ले लो, बट वो पोर्ट आपके बिजी नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई सर्विस भी चलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे नेटकैट लिसनर ऑन कर दूंगा। नेटकैट जो आपका यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, सर्वर और क्लाइंट के, जिसके थ्रू आप फाइल भी आइडेंटिफाई कर सकते, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, या आप कोई पोर्ट भी स्कैन कर सकते हो एनमैप में, या कोई पोर्ट को वेरीफाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हो। इसमें से अगर आप यहाँ पे देखो नेटकैट हेल्प में जाऊँ मैं, ओके सॉरी हेल्प,
-h। तो यहाँ पे आपके कुछ कमांड्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे -c कमांड शेल्स जो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे नेटकैट के थ्रू, फाइल जो ट्रांसफर करना है, एग्जीक्यूशन करना है, ब्रॉडकास्ट करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एल कमांड, जो कि आपका लिसनर मोड के लिए होता है, इनबाउंड कनेक्शन के लिए। -n होता है आपके न्यूमेरिक आईपी एड्रेस के लिए। -p आपका यूज होता है स्पेसिफिक पोर्ट के लिए, लोकल पोर्ट के लिए। और आपका -v होता है आपके वर्बोस के लिए, ट्वाइस द फाइल। तो मैं यहाँ पे जो कमांड यूज करूंगा वो होगा आपका नेटकैट न्यूमेरिक लिसनिंग वर्बोस पोर्ट और पोर्ट नंबर जो मैंने यहाँ पे असाइन किया था, पोर्ट 4448। और अगर इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए कि मेरा ये पोर्ट 4448 मेरे बैकग्राउंड में सर्वर में चल रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे करूंगा netstack ENTUP। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ पोर्ट 4448 में मेरा नेटवर्क चल रहा है बैकएंड में। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो शेल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये जो मालवेयर है यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था, इसको मैं क्या करूँगा सर्वर साइड में एग्जीक्यूट कराऊंगा। जब ये शेल एग्जीक्यूट होगा तो इसकी जो सर्वर के कनेक्शन होंगे वो रिटर्न एड्रेस में मेरे यहाँ पे लिसनर मोड पे आ जाएंगे। इसलिए अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ, इट्स बीन एक्टिवेटेड। और अगर मैं यहाँ पे आके वापस देखूँ, आई हैव अ रिवर्स शेल, प्रॉपर कमांड शेल हो गया। बट यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लॉजिक्स की यहाँ पे SH है। ओके, यहाँ पे अब वर्ड आता है बिन SH और एक वर्ड आता है बिन बैश। चलो पहले तो ये दोनों चीजें अंडरस्टैंड करते हैं कि बिन SH और बिन बैश में क्या डिफरेंस है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, बिन SH पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे जो bin sh दे रखा है, bin sh is an executable representing the system shell, यानी कि जो सिस्टम शेल आपके वो कंट्रोल होते हैं रूट शेल से। इट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड एज अ सिंबॉलिक लिंक पॉइंटिंग टू एग्जीक्यूटेबल फॉर विचर शेल इन द सिस्टम। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके ये, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो ये आपके टर्मिनल प्रोवाइड करता है, जो कि बिन एसएच भी करता है और बिन बैश भी करता है। बट इनमें दोनों में डिफरेंस है। बिन एसएच में आप सिंपली एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको बैश चाहिए होता है, जो कि आपको होता है टर्मिनल। देखो मैं यहाँ पे बिन बैश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे शेल में हूँ, बट मेरे पास TTY नहीं है जिसे बोलते हैं हम बैश। तो मैं अगर यहाँ पे बिन बैश कर दूँ, so I have the TTY. In TTY we can execute any command on the server side. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनके डिफरेंस देखना। bin sh means the bash shell, bin sh means brown shell. Our Linux distribution bin sh is the symbolic of other bin dash shell. ये बहुत स्टूपिड सा देखा है यहाँ पे। आई थिंक मेरा जो सही था वही सही है। तो ये आपके कमांड शेल्स जो यूज होते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के लिए यूज होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखो मेरे पास बिन sh है, आ गया। हाँ। तो सबसे पहले देखता हूँ कि यहाँ पे पाइथन है। हाँ पाइथन है। सो मैं यहाँ पे अपनी चीट शीट ओपन करता हूँ, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर याद हो आप लोगों को। सो दैट वुड बी गॉट मिल्क लाइनक्स टेल एस्केलेशन पार्ट और फायरबेस। पाइथन सर्च करते हैं। ओके, इफ द कमांड्स आर लिमिटेड यू कैन ब्रेक द जेल शेल, मींस शेल की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे बिन, देखो बिन बैश कॉल कराएंगे, तो मैं पाइथन कमांड दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बैश चाहिए, शेल नहीं चाहिए। बैश। अब मेरे पास पूरा प्रॉपर TTY है, टर्मिनल की बात हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आज जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा बॉटमिल्क में, जो अटैक हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो है आपका सबसे पहला अटैक, दैट इज नोन एज नल एक्सप्लॉइट अटैक।
कि कर्नल एप्लीकेशन को कैसे हम चेक करते हैं अटैकिंग पार्ट के लिए। अगर मैं बात करूँ तो वर्ड कर्नल का मेजरली काम क्या है कि आपकी सिस्टम एग्जीक्यूशन कॉल के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे क्या होता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कि अगर किसी का कर्नल आउटडेटेड है या उसका कोई वर्जन नहीं चल रहा, तो एक अटैकर उस कर्नल को एक्सप्लॉइट करके अपने अथॉरिटी यानी कि परमिशन को एस्केलेट कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन पॉइंट। तो अगर आप यहाँ पे देखो, द कर्नल एक्सप्लॉइट्स आर द प्रोग्राम दैट लेवरेज द कर्नल vulnerabilities in order to execute arbitrary code which evaluated permissions. Successful kernel exploit typically give attackers super user access to the target system in the form of root commands and in the case of escalating the roots. और जिसमें आपकी अगर प्रॉपर सिंपल अगर डाउनलोड की बात करें, यहाँ पे पूरी ट्रिक्स दे रखी है कि ये काम कैसे करता है। ट्रिक द कर्नल इनटू रनिंग आवर पेलोड इन कर्नल मोड। मैनिपुलेट द कर्नल डेटा, फॉर एग्जांपल प्रोसेस एप्लीकेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। And there are further things that can be followed one by one. But the most important part is to check each and everything which is given. So you can see we're gonna introduce a kernel exploitation. So how we gonna look there that one? For example, who am I tells you the current user. Uname-a gives you the kernel version which we know. So over here अगर मैं पैराटो की बात करूँ, पैराटो में मैंने आपको और बॉटनी का आपको वेबसाइट बताई थी, दोनों को पढ़ने के लिए। क्यों? Because there are some command that can be useful in the upcoming sessions. जैसे कि अगर आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, द डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप लेने के लिए एक उठाता हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप मेरा CentOS और रिलीज वर्जन का क्या है 4.5। बट अगर इसका कर्नल वर्जन देखो Uname-a, तो कर्नल वर्जन इसका क्या है 2.6.9। So as a security analyst, as a security tester, you need to find each and every versions over there on the server side. जिसमें आपका मैं बात करूँ, Google will help you, or you can simply go to the exploit table. तो मैं अगर यहाँ पे CentOS 4.5 exploit लिख दूँ, सबसे पहले हमेशा याद रखना कि जब भी आप कर्नल एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, कर्नल एक्सप्लोरेशन आपका लास्ट फेज होना चाहिए। Before that, there are many other techniques that can be helpful. और सबसे बेस्ट कर्नल वर्जन एक्सप्लोइट तब होता है जब आपका रिलीज वर्जन और कर्नल वर्जन सेम है, जैसे कि यहाँ पे। अगर आप कर्नल वर्जन देखो 2.6 से लेकर 2.6.19 तक है, यानी कि यहाँ पे 2.6.6 भी आया है, जिसमें आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात हो रही है। और CentOS कौन सा है यहाँ पे 4.4 और 4.5, और हमारा कौन सा था 4.5 था हमारा। फेडोरा कोर, जो कि फेडोरा कोर के वर्जन्स हैं यहाँ पे 4, 5, 6 जो कि 32 बिट्स के आगे बिट्स हैं। और यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट आईडी दे रखी है वो आता है 9542। ऑथर प्लेटफॉर्म लिनक्स 32 बिट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको कैसे यूज करना है। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, दिस इज अ प्रॉपर कोड ऑफ योर कर्नल व्हिच वी ओवर देयर। सो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी बफर मेमोरी की दे रखी है। और कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि आपके ये सी कोड है, सी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है। सो व्हाट यू कैन डू, आई कैन सिंपली डाउनलोड दिस वन, over here। तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है अपना 9542.c, और मेरे पास पहले से मैंने एक्सप्लोर फोल्डर में ये मेरे पास पड़ा हुआ है। सो अब बेसिकली बात आती है कि ये
मालवेयर को, ये जो एक्सप्लॉइट है, इसको ट्रांसफर करना है हमारे कॉम्प्रोमाइज पीसी में। ओके, सो मेरे पास पहले से ही इसका नेटकैट पड़ा हुआ है, तो मैं ऑलरेडी इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। बट इसको मुझे अपने लोकल सर्वर के साथ फिर से बाइंड करना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरे फोल्डर है, लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल ट्रांसफर काली लिनक्स। तो यहाँ पे एक आपका ब्लॉग है, मैं आपको पहले ही बोलूंगा कि ये ब्लॉग वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉग है आपका, रोप नॉप। सो रोप नॉप की तरह अगर आप यहाँ पे देखो, ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम लिनक्स टू विंडोज पोस्ट एक्सप्लोइटेशन फेस, तो यहाँ पे HTTP भी दे रखा है, FTP भी दे रखा है, TFTP भी दे रखा है, SMB भी दे रखा है, बट आज हम यूज करेंगे HTTP। स्टार्टिंग द सर्वर, the two ways I usually start a file over HTTP from Kali, either through Apache or either through Python server। आप अपाचे सर्वर के थ्रू भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और पाइथन सर्वर के थ्रू भी कर सकते हैं। अपाचे थ्रू में आप अपने लोकल सर्वर में ब्रॉडकास्ट करोगे पैकेट को, और पाइथन सर्वर में क्या करोगे, आप एक सिंपली एक फोल्डर को ही एक FTP क्रिएट कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ इस फोल्डर। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पाइथन -m सिंपल HTTP सर्वर। तो ये जो डिफॉल्टी पोर्ट आपके काम करता है 8000 में, और जो भी आपके लोकल सर्वर में जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपने लोकल ब्राउजर में, तो मेरी जो IP एड्रेस थी 110 और उसके अंदर वो पोर्ट ओपन था 8000। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर फाइल लिस्ट ऑफ फाइल्स दिख रही है यहाँ पे, आप पूरी की पूरी फाइल्स सर्वर क्रिएट कर सकते हो अपने लोकल एरिया नेटवर्क में। बट हमें यहाँ पे फाइल सर्वर नहीं क्रिएट करना, हमें यहाँ पे फाइल को ट्रांसफर करना है। तो मेरी जो फाइल है वो 9542.c है, बट आपको पूरा एक लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे किसी को ये फाइल ट्रांसफर करना है तो URL के थ्रू करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अगर यहाँ पे देखो, URL सेक्शन जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका HTTP 192 जो सर्वर की IP एड्रेस है, जो आपके रियल लाइफ में भी काम आता है, जो कि पोर्ट 8000 में एक प्रोटोकॉल चल रहा है और उसके अंदर एक फाइल का नाम है 9542.c के नाम से। तो अगर आप इस URL को अगर मैं कॉपी करके किसी इस डायरेक्टरी में डालूं, तो ये सीधा फाइल हो गया। बट ये हमें फाइल कहाँ पे डालना है, ये हमें अपनी फाइल जो हमने कॉम्प्रोमाइज सर्वर किया, तो यहाँ पे अगर ls-all, अब इंपॉर्टेंट आता है लाइनक्स की फाइल आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी जो फाइल आर्किटेक्चर दे रखी है कि आप यहाँ पे अपने कौन सी फाइल को कौन से में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अपने टेम्प डायरेक्टरी जो होती है हमारे लिनक्स में, वहाँ पे कोई भी यूजर कोई भी फाइल को इंस्टॉल कर सकता है। बट टेम्प फाइल हमारे विंडोज में भी होती है, जो कि टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट कर रही थी हमारी स्पेसिफिक के लिए। तो एक नॉर्मल यूजर कैन इंस्टॉल एनी फाइल ऑन एक्सेसिबल, जैसे कि मेरे यहाँ पे पहले से मैंने डाल रखी है, बट आई एम गोना रिमूव दिस वन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, गलत क्या किया, मुझे यहाँ पे wget fetch यूज करना था। wget टू डेटा टू fetch from the URL section। अगर आप wget कमांड यूज कर रहे हो Kali में, you can fetch any of the data from a specific URL that you have mentioned। इसमें आपका 9542.c फाइल है यहाँ, जो आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ, ये आपका C प्रोग्राम फाइल है, C प्रोग्राम फाइल। तो मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लॉइट पे जाके देखूँ, इन्होंने पहले ही बोला था अगर आपको कंपाइल करना है तो आपको GCC यूज करना पड़ेगा।
सो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जीसीसी है सर्वर में। हाँ, लोकल सर्वर में पहले से जीसीसी है, बट क्या कभी कभार क्या होता है कि हमें यहाँ पे खुद के सर्वर से उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जीसीसी यूज करूंगा फॉर कंपाइलेशन, क्योंकि ये सी प्रोग्राम है तो हमें से पहले एग्जीक्यूशन परमिशन देना पड़ेगा। -o आउटपुट, और इसका नाम देता हूँ एक्सप्लॉइट नाम से, और उसका फाइल का नाम 9542 डॉट्स। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एक्सप्लॉइट नाम का फाइल क्रिएट हो चुका है, जो कि मैंने सी प्रोग्राम से क्रिएट किया था, जो कि अब क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल मैंने किया ./exploit। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ, मेरे पास शेल फिर से आ गया, बट यहाँ पे हैश आया। तो मैं अगर whoami करूँ तो आई एम root because of the vulnerable parameter. An attacker simply use it in a different way. There are lots of techniques that can be used over here. इसमें आपका यहाँ पे रूट डायरेक्टरी दिख रहा है, वहाँ पे कोई और भी चीज हो सकती है। और यहाँ पे जितने भी आपके अटैक्स दे रखे हैं, they have different kinds of vulnerabilities on each and every time. So this was all about your kernel exploitation.